नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अमृता चौरसिया। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, राज्यों की सुर्खियां और मौसम का हाल। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक। पहले दिन संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बजट सत्र में होंगी 27 बैठकें। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ की बैठक। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को प्रधानमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। कहा, जलमार्ग यातायात का एक सस्ता माध्यम। 1000 करोड़ रुपए परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति का केंद्रीय गृह मंत्री ने लिया जायजा। आने वाले दिनों में सुरक्षित ग्रिड बनाने की तैयारी। एनआईए को सौंपा राजौरी आतंकी हमलों की जांच का जिम्मा। नहीं रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव। राजनीतिक जगत में शोक की लहर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। और देश भर में लोहड़ी की धूम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल की दी बधाई। नागरिकों को अच्छे स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की कामना। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, जिस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। बजट सत्र में 27 बैठकें होंगी और ये 6 अप्रैल तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 14 फरवरी से 12 मार्च तक सामान्य अवकाश रहेगा। इस दौरान विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियां अनुदानों की मांग की जांच और अपने मंत्रालयों और विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेंगी। करीब 1 महीने के अवकाश के बाद बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। इसमें वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के बीच भारत का विकास और लचीलापन के विषय पर चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि उभरते वैश्विक परिवेश के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को तालमेल का लाभ उठाने और लीक से हटकर सोचने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने भारत की डिजिटल कहानी की सफलता और देश भर में फिनटेक को तेजी से अपनाने की सराहना की। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को भारत के विकास का प्रमुख चालक बताया। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अपने लचीलेपन के कारण भारत अशांत वैश्विक मंच में एक चमकीले स्थान के रूप में उभरा है। अर्थशास्त्रियों ने उन तरीकों पर सुझाव दिया जिनमें भारत अपने विकास की गति को बनाए रख सकता है। उन्होंने भारत के लचीलेपन को और मजबूत करने के लिए रणनीतिक सिफारिशों को साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 125 से अधिक नदियां होने के कारण भारत में जलमार्ग परिवहन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। जलमार्ग यातायात का एक सस्ता माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि सरकार जलमार्ग के क्षेत्र में विकास कार्य कर रही है। इस विकास कार्य से यातायात, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देश की मूलभूत संरचना के रूपांतरण का दशक है। उन्होंने कहा कि एमवी गंगा विलास की यात्रा एक सामान्य यात्रा नहीं है। यह यात्रा देश की अंतर्देशीय जलमार्ग व्यवस्था में विकास का एक उदाहरण पेश करती है। आज मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल
वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। काशी में गंगा पार ये जो नई निर्मित अद्भुत टेंट सिटी से वहां आने और रहने का एक और बड़ा कारण देश दुनिया के पर्यटकों श्रद्धालुओं को मिला है। इसके साथ साथ आज पश्चिम बंगाल में मल्टी मॉडल टर्मिनल, यूपी और बिहार में फ्लोटिंग जेटी, असम में मैरीटाइम स्किल सेंटर, शिप रिपेयर सेंटर, टर्मिनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ऐसे 1000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। एमवी गंगा विलास की यात्रा आज वाराणसी से शुरू हुई। एमवी गंगा विलास 51 दिनों में लगभग 30,200 किलोमीटर की यात्रा कर भारत और बांग्लादेश में 27 नदियों को पार करते हुए बांग्लादेश के रास्ते असम में डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। साथ ही उन्होंने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समिट ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी वर्चुअल सभा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में तत्काल एक मौलिक सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा। साथ ही उन्होंने आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट का ऐलान किया। डेवलपिंग कंट्रीज डिजायर a globalization that does not create climate crisis or debt crisis. We want a globalization that does not lead to unequal distribution of vaccines or over concentrated global supply chains. We want a globalization that brings prosperity and well-being to humanity as a whole. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू क्षेत्र में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने राजभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा हालात का जायजा लिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव ए.के. मेहता, उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह समेत विभिन्न सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए। राजौरी में हाल में हुए आतंकी हमलों की जांच का जिम्मा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सौंपा गया। अमित शाह का ये दौरा डांगरी गांव में 2 आतंकवादी हमलों में अल्पसंख्यक समुदाय के 7 लोगों के मारे जाने और 14 अन्य लोगों के घायल होने के बाद हो रहा है। अमित शाह के दौरे के मद्देनजर राजौरी जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज के सभी पहलुओं पर और सभी प्रकार की जितनी भी एजेंसियां जम्मू कश्मीर के सुरक्षा के लिए जिनकी भूमिका है, वो सभी एजेंसियों के साथ विशेषकर जम्मू क्षेत्र के सुरक्षा के इंतजाम को लेकर एक डिटेल बैठक हुई है। आने वाले दिनों में एक बहुत सुरक्षित ग्रिड बनाने के लिए भी यहां पर चर्चा हुई है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सुरक्षा एजेंसियां, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, जम्मू पुलिस का एसआईए का टीम हो या सेना हो, इस सभी एजेंसियां 100% मुस्तैद है और विश्वास के साथ
आने वाले दिनों में इन घटनाओं को रोकने के लिए इनका मनोबल भी बना हुआ है। इसरो की तरफ से जारी उत्तराखंड के जोशीमठ की उपग्रह छवियों से पता चलता है कि हिमालयी शहर केवल 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंस गया। जमीन धंसने की ये घटना संभवतः 2 जनवरी से शुरू हुई। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के प्रारंभिक अध्ययन में कहा गया है कि अप्रैल और नवंबर 2022 के बीच जमीन के धंसने की प्रक्रिया धीमी थी। इस दौरान जोशीमठ 8.9 सेंटीमीटर तक धंसा था। हालांकि 27 दिसंबर 2022 और 8 जनवरी 2023 के बीच भू धंसाव की तीव्रता में वृद्धि हुई और इन 12 दिनों में शहर 5.4 सेंटीमीटर धंस गया। ये तस्वीरें कार्टोसैट 2S उपग्रह से ली गई। अब तक करीब 90 परिवारों को स्थानांतरित किया जा चुका है। अभी किसी मकान को तोड़ा नहीं जा रहा और केवल आवश्यकता अनुसार उन्हें खाली कराया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि जोशीमठ में सर्वेक्षण करने वाले दल अपना काम कर रहे हैं। अब तक जोशीमठ में दरारें वाले 760 भवनों को चिन्हित किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव अब हमारे बीच नहीं हैं। उनके निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों के नेताओं ने शोक जताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में उनके आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शरद यादव के निधन को भारत और देश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने भी शरद यादव के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई। शरद यादव का अंतिम संस्कार शनिवार को मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। प्रमुख समाजवादी नेताओं में शुमार रहे शरद यादव 1970 के दशक में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल चर्चा में आए और फिर दशकों तक राष्ट्रीय राजनीति की दशा और दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व वाली सरकारों में मंत्री रहे शरद यादव हाल के वर्षों में खराब सेहत के कारण राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं थे। 7 बार के लोकसभा सदस्य रहे शरद यादव का गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। और आइए सीधा रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के समापन सत्र को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधा रुख करते हैं। श्री नरेंद्र मोदी Excellencies, thank you for your inspiring words. This has truly been
a useful exchange of views and ideas. It reflected the common aspirations of global South. It is clear that on several important issues facing the world, developing countries have similar perspectives. This was seen not just in today's discussions, but also over the past 2 days of this Voice of Global South Summit. Let me try to summarize some of these ideas which are important for all countries in Global South. We all agree on the importance of South-South cooperation and collectively shaping the global agenda. In the field of health, we share an emphasis on promoting traditional medicine, developing regional hubs for healthcare, and improving mobility of health professionals. We are also conscious of the potential of quickly deploying digital health solutions. In the area of education, we can all benefit from sharing our best practices in vocational training and in the use of technology to provide distance education, especially in remote areas. In the area of banking and finance, deployment of digital public goods can increase financial inclusion in developing countries at great scale and speed. India's own experience has shown this. We all agree on the importance of investing in connectivity infrastructure. We also need to diversify global supply chains and find ways to link developing countries to these value chains. Developing countries are united in believing that the developed world has not fulfilled their obligations on climate, finance, and technology. We also agree that apart from controlling emissions in production, it is equally important to move away from use and throw consumption towards more environment-friendly, sustainable lifestyles. This is the central philosophy behind India's Lifestyle for Environment or LIFE initiative, which focuses on mindful consumption and circular economy. Excellencies, all these ideas shared by the wider Global South will provide inspiration to India as it tries to shape the agenda of the G20 as well as in our own development partnerships with all of your nations. Once again, I would like to thank you for your gracious presence in today's concluding session of the Voice of Global South Summit. Thank you. Dhanyavad.
तो आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के समापन पर प्रधानमंत्री का संबोधन। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट भारत की आकांक्षाओं को भी दर्शाता है और किस तरीके से भारत इन देशों के साथ मिलकर विश्व का जो आगे उसके विकास की दिशा और दशा को बदलने का मादा रखता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज अपने निवास पर पार्लियामेंट बीट कवर करने वाले पत्रकारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से व्यक्तिगत भेंट की और उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रमुख मीडिया संगठनों के पत्रकारों ने हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज दिल्ली के होटल ताज पैलेस में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस FADA के 12वें ऑटो समिट में उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सामाजिक सेवा और समर्पण के जरिए हमने देश की एक मजबूत सामूहिक तस्वीर दुनिया के सामने रखी है। डीलर्स मोटर व्हीकल बेचने के साथ साथ सामाजिक दायित्व को भी निभा रहे हैं। उन्होंने आज के युग में डीलर्स की भूमिका और उनकी अहमियत पर आधारित एक किताब का विमोचन किया। सामाजिक सेवा समर्पण हमारे जीवन में है। हमने कोविड के समय दुनिया को बता दिया कि हमारी सामूहिकता की शक्ति से इतनी विशाल देश के अंदर हमने जो कुछ भी एक दूसरे के सहयोग से बन सका किया और हमने एक मजबूत सामूहिक भारत की तस्वीर दुनिया के सामने रखी। और इसी तरीके के प्रयास जो आपने शुरुआत किए उससे नए लोगों को प्रेरणा मिलेगी, अलग अलग एसोसिएशन को प्रेरणा मिलेगी, इंडस्ट्रीज को प्रेरणा मिलेगी, सर्विस सेक्टर के लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ प्रमुख समाचारों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ डिजिटल शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन स्वास्थ्य मंत्रियों के एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि एक दूसरे पर निर्भर विश्व में स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में बदलाव की जरूरत है। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों नेताओं की यह मुलाकात राजधानी स्थित बीजेपी मुख्यालय में हुई। असम से लगी विवादित सीमा से सटे गांव में रहने वाले मतदाता मेघालय के आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने ये बात कही। CEC ने कहा कि चुनावी खर्च पर कड़ी निगरानी के लिए आयोग ने 16 केंद्रीय एजेंसियों को समन्वित तरीके से काम करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में 2021 में धार्मिक सभाओं में नफरत फैलाने वाले भाषण दिए जाने के मामलों की जांच में दिल्ली पुलिस द्वारा कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं किए जाने पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट मांगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने पाकिस्तान का परोक्ष संदर्भ देते हुए कहा कि जो देश संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सीमा पार आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे के खिलाफ एकजुट होने की आवश्यकता पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा कि दुनिया में लगातार आर्थिक सुस्ती और सामाजिक तनाव की स्थिति के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को G20 समूह में भारत के नेतृत्व पर बहुत भरोसा है। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात 1000 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों को एक पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। आर्थिक तंगी से जूझ रहे श्रीलंका में तकनीकी और रणनीतिक रूप से मजबूत और संतुलित रक्षा बल तैयार करने के लिए 2030 तक अपनी सेना की मौजूदा संख्या घटाकर आधी करने की योजना की घोषणा की। अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्र में भयंकर तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। इसकी चपेट में आने से मध्य अल्बामा में 6 लोगों की जान चली गई और जॉर्जिया में 1 की मौत हो गई।
बोलीविया की विपक्षी नेता कैमाचो की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया। कैमाचो को दिसंबर में आतंकवाद के आरोपों में हिरासत में लिया गया था। और आइए अब नजर राज्य की सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कहा कि आज सशस्त्र बलों में माहौल बदला है। आज महिलाओं को भी सियाचिन जैसे क्षेत्रों में तैनात किया जाता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विधायिका और सचिवालय के कार्यस्थल विधान सौध के सामने बंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा और 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवेश्वर की प्रतिमाएं स्थापित करने के लिए आधारशिला रखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने चुनाव वादों को निभाते हुए मंत्रिमंडल की अपनी पहली बैठक में पुरानी पेंशन योजना की बहाली को मंजूरी दी। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित कोयला लेवी घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में जांच के सिलसिले में छत्तीसगढ़ और कुछ अन्य राज्यों में कई स्थानों पर छापेमारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक अहमदनगर राजमार्ग पर सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत पर शोक प्रकट किया और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की। पोंगल के मौके पर तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के पोलाची में इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल का 8वां संस्करण आयोजित किया गया। और देश भर में आज लोहड़ी का पर्व बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप सभी को संसद टीवी की ओर से लोहड़ी की शुभकामनाएं। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इनकी कुछ खास तस्वीरों के साथ। नमस्कार।